महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये हमारी इंडस्ट्री की हकीकत है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़फ़र साहब आपका क्या ख्याल है? जी सर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए। सोलर इंडस्ट्री के जो अभी हमारा एक क्रंच पीरियड चल रहा है, आपको क्या लगता है इसकी क्या मुहरक़ात है? जब तक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतनी ओपन ऑप्शंस रहेंगी तो वो तबाही हो। कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, अब वो ऐसे नहीं कि हर बंदे को कस्टमर को बनाए माल बेचो निकल जाए। देखिए नेट मीटिंग से जिन लोगों ने पैसे बनाने थे ना वो बना लिए, मतलब लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए, बिल माइनस में गए लोगों के। अब वो भी बड़े मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। जब नेट मीटिंग्स वो बंद भी हो जाती है, मापड़ा को करें बाय बाय और आप दिन का टाइम सोलर से चलाएं और शाम का टाइम अपनी ही लिथियम आयन बैंक के थ्रू आप कि ये ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसकी अगर आप ROI निकालें ना तो 3 से 5 साल के अंदर आपके पैसे मिलेंगे। इस वक्त आप लोग जो है ना लेस्को को तो बहुत ही बुरे लग रहे होंगे। लेस्को को हम बुरे लग रहे होंगे, बस लेस्को भी ये सोच ले कि जब वो नेट मीटिंग बंद करने की बात करती है तो वो हमें कैसी लगती है। 20 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, हाइब्रिड सिस्टम, लिथियम बैटरीज लगाएं, पावर का ब्रेकर करें बंद और जो ना अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। होम ऑटोमेशन के ऊपर सारा कुछ ले जाएं और जो ना रिलायबल की प्रोडक्ट रेडी है, सारा कुछ होम ऑटोमेशन में भी हर चीज़ में भी। इन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर रिलायबल की मार्केटिंग भी कर दी है कि रिलायबल की प्रोडक्ट रेडी है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल 9 एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज की पॉडकास्ट जो है बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री की जो है बहुत दो स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री के माहिर भी हैं अपनी अपनी फील्ड के। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब सोलर मैक्स से और इब्तिसाम साहब हैं रिलायबल इलेक्ट्रिक से। दोनों जो हैं अपनी स्पेसिफाइड यूनिकनेस इनके पास है, इंडस्ट्री इनसाइट्स बहुत ज़्यादा इनके पास। मैं इन दोनों गेस्ट को एक तो वेलकम करता हूँ और इनके तवज्जुह से आप लोगों के लिए आज का जो ये टॉपिक है, आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो जी वेरी वार्म वेलकम दोनों गेस्ट के लिए, आप आए हैं जी, शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी। अच्छा, आप आज की जो हमारी टॉपिक ऑफ द डिबेट थी, जिस तरह हमने डिस्कस किया, हमने थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना है आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स, आप लोगों के तजर्बे से कि हमारी जो मार्केट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, फ्यूचर में आप लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले ज़फ़र साहब। जी बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी मच सर। मार्केट की कंडीशन तो अभी इस टाइम कोई इतनी गर्म नहीं है जिसमें आप ये कह सकेंगे बिज़नेस अपने पीक पे है। मार्केट स्लो है और स्लगिशनेस की रीज़न जो है वो पिछले 2-3 माह, एक तो फ्लड वाली कंडीशन भी थी, रेनिंग सीज़न थोड़ा सा इस बार लॉन्ग हो गया और अनफॉर्चुनेटली जो एक्सेसिव सप्लाईज़ हैं उसकी वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर बना डिमांड और सप्लाई में कि कस्टमर की एक तो बाइंग पावर डिस्टर्ब हुई, दूसरा प्रायोरिटी जो है इस टाइम ख़रीदने वाली कस्टमर ही बैठ गया। उन्होंने सोचा अब अगले सीज़न से पहले कुछ प्लान करेंगे, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सेल जो है वो ड्रॉप डाउन हो गई है। ठीक है, तो इब्तिसाम साहब, चूँकि आप एसेसरीज से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली जितने भी इन्वर्टर्स बिकते थे, पैनल्स बिकते थे, उसके बाद आपकी एसेसरीज भी जाती थी। आपकी सेल्स पे या एसेसरीज की ओवरऑल सेल्स पे भी कोई फ़र्क आया? जी बिल्कुल फ़र्क आया है, सेल स्लो है और इन्वर्टर्स की भी सेल स्लो है, पैनल्स की भी सेल स्लो है, एक्सेसरीज की भी सेल उस लिहाज से स्लो है। बेसिक वजह यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई हो गई मार्केट में और रेट्स दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। लोग सोलर लगवा भी बहुत कम रहे हैं अब आगे। तो इस साल 2025 में तो फ्लड भी आ गया, बाढ़ का भी इशू रहा इंडिया पाकिस्तान का, प्लस जो ना आगे फ्लड का इशू आ गया, फिर आगे जो ना नेक्स्ट रेनी सीज़न आ गया। तो इस दफ़ा बारिशें भी बहुत लंबी हुई हैं। उसके बाद अब जलसे जुलूस भी शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी कोई मसला चल रहा है, पोर्ट के ऊपर भी इशूज़ हैं। तो ये सारे मसले मसाइल जो ना इकट्ठे होके ही पाकिस्तान के सोलर इंडस्ट्री के ऊपर लगे हुए हैं, तो इस वजह से हर चीज़ स्लो है। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली एक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ी हर्डल होती है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इम्पोर्ट बेस्ड जा रहे हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़फ़र साहब आपका क्या ख्याल है? जी सर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ ग्रोथ के लिए, उनके लोगों के लिए और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर आने वाले वक्त के अंदर आपको कुछ ऐसा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट करना है, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर चेंजेस लेके आनी है, कुछ प्राइस वाइज ऐसे आपको एक्शन लेने हैं कि जिसमें ना सिर्फ आप कंफर्टेबल रख के क्लाइंट को रिजनेबल मार्जिन के साथ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, एक कंपनी के लिए भी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ के ऊपर सोलर मैक्स बड़ा कीनली वर्किंग कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह कुछ टाइम में अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। अच्छा, ये जब हम
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज अ होल को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की आपकी प्रोडक्ट तो सोलर में भी यूज़ होती है, रेगुलर हाउस होल्ड में नए घर बन रहे हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो आपको क्या लगता है कि अगर सोलर इंडस्ट्री बैठी है तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो है? हाँ, गवर्नमेंट ने तो अभी स्कीम्स भी निकाली थी घरों को प्रमोट करने के लिए कि वो नए घर की स्कीम्स में जा रहे हैं, ग्रीन लोन्स भी मिल रहे हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पैकेज में कोई आपको लगता है कोई फ़र्क आएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सेल में? जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारी प्रोडक्ट तो जनरल प्रोडक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्री में भी लगती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी लगती हैं, हाउस होल्ड में भी लगती हैं, सोलर इंडस्ट्री में भी लग रही हैं। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है, मतलब 250+ प्रोडक्ट लाइन है मेरी, तो कुछ ना कुछ तो बिक रहा है, कुछ ना कुछ चल भी रहा है, लेकिन जो एक बिज़नेस गेन किया है या जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं हमने या कोई अच्छे लेवल पे हम अपने कारोबार को लेके गए हैं, अब वो सिचुएशन नहीं है 2025 के अंदर। एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ सोलर इंडस्ट्री पे नहीं है, वो हर इंडस्ट्री के ऊपर चल रही है। मतलब रियल स्टेट भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पैसे सही तरह मूव नहीं हो रहे, और बैंकिंग सिस्टम में भी जो ना ठीक तरह से पैसे मूव नहीं हो रहे, इसलिए जब पैसे आते हैं पाकिस्तान के अंदर और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं करंट कंडीशन के मुताबिक, पाकिस्तान की कंडीशन ठीक नहीं चल रही ना इकनॉमिकली, और डिफरेंट मसले मसाइल चल रहे हैं। जब ये सारे मसले मसाइल रिमूव हो जाएंगे या कम अज़ कम 50% भी लेस हो जाएंगे, तो इन्वेस्टर अपने पैसे फेंकेंगे मार्केट के अंदर। उस लिहाज से हर इंडस्ट्री मूव करेगी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर चलेगा, हाउस होल्ड में जो ना सोलराइजेशन होएगी, ऑटोमेशन होएगी, नए घर बनेंगे और ये सारा काम चलेगा। अभी तो इस टाइम जो ना सारा कुछ बहुत स्लो चल रहा है, तो इसलिए ओवरऑल मार्केट जो ना हर लिहाज से लो है। हाल रोड पे भी बहुत कम सेल है, ब्रंथ रोड पे भी बहुत कम सेल है, जो इस्लामाबाद की मार्केट है या कराची की मार्केट है वहाँ पे भी सेल स्लो है, तो सारों तरफ ही ओवरऑल इकॉनमी जो है ना स्लो चल रही है। जहाँ पर सेल स्लो की बात होती है तो मेरे ख्याल से हमें कोई नए मैकेनिज्म, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, ताकि जो यूज़र्स अभी भी जो सोलर प्रोडक्ट की या सोलर एनर्जी की इस नेमत से महरूम है, उन तक भी इसको हम एक्सेसिबल बनाया जा सके। मैं एक जस्ट सिंपल एक बात करता हूँ अपने जितने भी एनालिस्ट हैं उनके साथ, कि अगर देखिए एक हाउस होल्ड है जो कि 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया इकट्ठा नहीं लगा सकता, तो वाई नॉट कि उसको कोई फाइनेंशियल ऑप्शन ऐसी दी जाए कि वो हर महीने जो बिल पे करता है एटलीस्ट वो अपने प्रोडक्ट की इंस्टॉलमेंट पे करके किसी एक सर्टेन टाइम के बाद वो उस चीज़ का मालिक बनता है। ये वाला ऑप्शन तो बड़ी देर से अवेलेबल है। बैंकों ने 2018-19 के बाद फाइनेंसिंग, सोलराइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्ट की, और पहले 1-2 बैंक्स ने स्टार्ट की, उसके बाद एवरी बैंक ने स्टार्ट की। मुख्तलिफ कंपनीज़ को, वेंडर्स को उन्होंने इनरोल किया। उनको इनरोल करने के साथ साथ उन्होंने कहा जी आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करें मुख्तलिफ कस्टमर्स को, और जैसे सिमिलर लाइक आप एक गाड़ी खरीदते हैं और फिर बैंक उसको फाइनेंस कर देता है, इसी तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बैंक्स ने बहुत ज़्यादा EPC करने वालों को, बहुत ज़्यादा सिस्टम लगवाने वालों को, बहुत ज़्यादा एंड कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया इसी इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू। तो अभी तक ये बिल्कुल ना सिर्फ ये बल्कि कस्टमर्स एंड यूज़र्स के लिए बल्कि कंपनीज़ के लिए बड़ी ऑप्शंस अवेलेबल थी। उनको रनिंग फाइनेंस देके, उनको लिमिट्स अप्रूव करके, उनको DADP कॉन्ट्रैक्ट में उनके जो अपने सप्लायर्स के साथ जो टर्म्स डिसाइडेड होती थी उसमें बैंकर्स ने बड़ा फैसिलिटेशन की। तो ये सब रीजन थी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, ना सिर्फ एंड कस्टमर बल्कि बिज़नेस सप्लायर्स के लिए। एक बात जो आपका एक पहला क्वेश्चन था कि बिज़नेस के बैठने की जो मेन रीजंस बनी, उसमें डिमांड और सप्लाई के साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ FBR के एक्शंस ऐसे हुए जिसकी वजह से मार्केट में ना लोगों को थ्रेट की वजह से सेल्स ड्रॉप हो गए। अच्छा, वो ऐसे एक्शन से मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो FBR ने एक्शन लिए वो गलत लिए, शायद वो उस तरह से कन्वे नहीं कर पाए या चीज़ें के बारे में ब्रीफ नहीं कर पाए लोगों को किस तरह से चला जाए। जैसे POS लगने का मतलब लोग ये समझ रहे थे तो शायद सजाए मौत हो रही है कारोबारी हज़रात को। देखिए ये उसी तरह से है जैसे आप अपनी इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप एवरी डे जो सेल इनवाइस करते हैं और आप उसकी आफ्टर अ मंथ सेल टैक्स इनवाइसेस अपने पोर्टल पे FBR के IRS के थ्रू चढ़ा देते हैं कि हमने इतनी सेल्स टैक्स इनवाइसेस काटी हैं और आउटपुट की हैं, और जब आपका माल आता है तो आप GD जैसे फाइल करता है तो वो इनपुट में आ जाता है कि आपने इतनी परचेजेस की हैं। तो ये बड़ा सिंप्लीफाइड चीज़ें थी। अगर FBR इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर देता, बिजनेस हज़रात को, लोगों के लिए बहुत आसानी रहती। कुछ कैश का सर्कल घूमना शुरू हो गया, जी आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये कैश दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, इतने % टैक्स, वो इतनी कन्फ्यूजन वाली चीज़ों से ये एक पहला एलिमेंट था जब कारोबार थोड़ा सा स्टॉप हुआ। लोगों ने
जो इस LPR की ये कंपेन थी या ये जो करने का ऑब्जेक्टिव था, एक्चुअली ये काम ऑलरेडी हो रहा था। ये हो रहा था आफ्टर एवरी 1 मंथ। जैसे ही आपने सेल्स टैक्स आपने शो कराना है कि मैंने इतनी इन्वाइसेस की हैं, तो वो 15 तारीख से 18 तारीख के दरमियान आप डिक्लेयर करते थे कि यार ये आउटपुट इन्वाइसेस की हैं। लेकिन LPR का बड़ा सिंपल स्टांस था कि आप जो काम एक माह के बाद कर रहे हैं वो आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें। और TS लगाने का मकसद भी यही था कि आपसे पता चले कि यार कितने लोग जो हैं वो इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है। और इसका एक सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन लोग चूँकि पाकिस्तान में थोड़ी सी कम्युनिटी मोस्टली इलिटरेट की और जो पढ़े लिखे भी हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते। अगर वो बेसिक्स समझने की कोशिश करते तो शायद सिस्टम उनको समझ में आ जाता और इस सिस्टम का हिस्सा बन के ना सिर्फ वो अपने सेल टैक्स नेट इफेक्ट में आ सकते थे, बल्कि अपनी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता था। तो लोगों के ये जो स्टांस था, इससे बचना, वो धरने, स्ट्राइक्स और ये करना, मार्केटें बंद, इस करने से की वजह से भी लोगों का एक तो वो बिजनेस सफ़र हुआ। फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो बारिशों और दूसरा सीन ऐसा हुआ कि कारोबार में थोड़ा सा डाउन चला गया। फिर वो डिमांड सप्लाई का गया। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, ओनली सिर्फ बारिशें या सैचुरेशन ही कहेंगे कि एक्सेसिव सप्लाई थी। जो पहला एलिमेंट था वो ये था, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो तब से ये मसले मिसाइल जो है ना वो शुरू हुए। तो बाकी अगर देखिए, आप अगर अब्रॉड की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं जी वो अपनी आवाम के ऊपर पैसा कितना खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें ना तो हर आवाम भी वहाँ पे 30 to 40% जो है ना वो टैक्स कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर पाकिस्तान में आप देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि 30 to 40% अपनी नेट इनकम का टैक्स देते हैं। यहाँ पे तो 5 से 7% देते भी मौत आती है। इवन के लोग, मैंने ये देखा कि 2% 3% में भी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको सिंप्लीफाइड कर देती, या वन टाइम एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, या कोई ऐसी चीज़ कि अगर सेल टैक्स है या कोई वैल्यू एडिशनल टैक्स है उसकी वन फिगर कर देती, 1 हैंडेड टैक्स को अगर आप नॉर्मलाइज कर देते, तो इस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के तहत हर बंदा खुशी से टैक्स भी पे करता और आपकी इकोनॉमिक जो है वो बूम पे होती है और तरक्की होती है। और गवर्नमेंट का एक और चीज़ कि चूँकि बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स रेवेन्यू को जो इनके टारगेट्स हैं वो अचीव करना, तो ये कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं है कि जो आपने गवर्नमेंट ने सेट किया और आप अचीव ना कर सकते हो। इसको बल्कि खुशरूबी से अचीव किया जा सकता है, बल्कि टारगेट डबल ट्रिपल टाइम किया जा सकता है। लेकिन एक मैकेनिज्म की कमी है, अगर मैकेनिज्म अच्छा बना दिया जाए तो सबसे बेहतर। मेरे ख्याल में जिस तरह आप बात करें टैक्स कलेक्शन की, टैक्स स्लैब की, अगर टैक्स का वॉल्यूम हमने बढ़ाना है तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने टैक्स जो रेट्स हैं उनको थोड़ा लोअर डाउन करें, ताकि हर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यार मैंने इतना एक नॉमिनल सा फिगर है, मैंने टैक्स पे करना है। हर बंदा ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आ जाएगा और टैक्सेस जितने भी हैं आपके एट सोर्स ही कट जाए। सर, कारोबार में जैसे हम एक सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मार्जिन अपने मुनासिब रखें और सेल्स वॉल्यूम बढ़ा लें। टैक्स के डिपार्टमेंट को भी यही करना चाहिए कि आप मुनासिब टैक्स लगाएं और टैक्स इफेक्ट के अंदर लोगों के वॉल्यूम को बढ़ा लें। मसलन जहाँ पे आपके पास 1 लाख बंदा है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि अच्छा टैक्स पे करता है, आप 1 लाख के बजाय 10 लाख को उस टैक्स इफेक्ट के अंदर लेके आएँ, उनसे मुनासिब तरीके से मुनासिब परसेंटेज से पैसे चार्ज करें। आप देखें कैसे टैक्स इकट्ठा नहीं होता, आपको लोग खुशी से पे करेंगे। और फिर वो जो टैक्स आप कलेक्ट करें, आप उसको पब्लिश करें आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर और बताएं कि यार ये जो टैक्स का पैसा वो किस किस मंथ में कहाँ किन किन प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट हुआ। आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपके लोग भी खुशहाल होंगे और खुशी से टैक्स पे करेंगे। बड़ी अच्छी बात की है। देखें जितने भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इम्पोर्टर्स हैं, वो प्रोडक्ट अपनी अपनी इम्पोर्ट करते हैं, अपने बैजिंग अपनी ब्रांडिंग के साथ बेचते हैं। वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, सोर्स पर टैक्स जो है वो काट रहे हैं, आगे जो है वो अपने रिटेलर्स को दे रहे हैं। बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो जिस तरह अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इंपोर्ट करके एक नॉन रजिस्टर्ड आइटम नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर को बेचते हैं, कैश का इन्फ्लो होता है। फिर इसी तरह बहुत सारे मल्टीनेशनल्स थे, यही प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान को वो छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों का क्या टेक है कि आप जिस तरह से अब मार्केट को देख रहे हैं, आगे जो है वो इंडस्ट्री हमारी वो इस तरह लीगलाइज चैनल के थ्रू चलने जा रही है या फिर और इसका नेगेटिव बैकलैश आएगा? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वो प्रॉपर टैक्स पेयर है और रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी, और जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। और जो ना जो इंपोर्ट आती है वो पोर्टल पे जेडीज की फॉर्म में जो ना वो लोड हो जाती है सेल्स टैक्स, और जो ना सेल्स टैक्स के ऊपर ही आगे जो ना वो प्रोडक्ट सेल होती है। जो ज़फ़र साहब बात कर रहे थे पीओ स्पेस इंटीग्रेशन की, ये CRM पोर्टल के ज़रिए इंटीग्रेशन हुई, एकदम जो ना ये मतलब आ गई, एकदम ईमेल्स आने लग गई FBR की तरफ से सारों को, और वो जो ना सारों ने इंटीग्रेशन करानी पड़ी। सब बहुत सारी कंपनीज को हमने भी कराई, सब ने कराई सारों, क्योंकि हम सारे प्रॉपर इंपोर्ट करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं।
तो पहले जो ना मतलब मंथली जो ना सेल्स टैक्स करना पड़ता था। अब एवरीडे पोर्टल जो ना वो मतलब आप जो कोई भी अपना सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं और आपने सेल्स टैक्स बस लोड किया है, क्लाइंट को HS कोड लगाया है, प्रोडक्ट लगाई है और जो ना जो सेलिंग प्राइस है वो लगाई है, तो आपने सिर्फ क्लिक करना है, प्रिंट करना है या कंटिन्यू करना है, तो वो ऑटोमेटिकली FPR के पोर्टल पे वो लोड हो जाती है। अच्छा, जिस तरह POS बेस सिस्टम रिटेल शॉप्स पे है ना, इस तरह जो लोग होलसेल में B2B कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंटेशन आ गया। तो ये एकदम जो है ना हैंडल करना ज़रा प्रॉब्लम थी लोगों के लिए, लेकिन जो दुकानदार हजरात है, मतलब किसी की बिजली की दुकान है, वो तो इतनी जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा पाकिस्तान में, लेकिन जो प्रॉपर कंपनीज हैं जो रन कर रही है बिजनेस अच्छे लेवल पे, वो तो उनके लिए तो करना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ये काम। और ऐड करूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक्चुअली ये टैक्स कलेक्ट करना और जो ज़कात कलेक्ट करना ना, ये उस वक़्त से था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़कात उन्होंने इतनी खुश असलूबी वाले अंदाज से कलेक्ट की कि उस दौर के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया था कि जो कि ज़कात का मुस्तहिक हो, यानी हर बंदा प्रॉपर्ली अपने माल की ज़कात अदा करता था। टैक्स का सिस्टम भी सिमिलर टू उसी मॉडल पे है कि जो बंदा साहिब इस्तिताअत है, अपने जिसकी नेट इनकम इतनी है, वो अगर फॉल करता है उस लैब में, तो वो उस हिसाब से टैक्स पे करे, और फिर स्टेट की जिम्मेदारी आती है कि वो टैक्स कलेक्ट करके जो जो डिपार्टमेंट्स के ऊपर ज़रूरत है वहाँ पे खर्च करे। जैसे मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की एक मिसाल देने लगा था कि वहाँ पर लोगों ने सबसे अच्छा दौर क्या था, लोग खुद ही ज़कात देते थे और फिर जो ज़रूरतमंद होते थे उन इलाकों में, उन एरियाज़ के अंदर लगते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उस हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, कि नहीं हर बंदा इतना खुशहाल हो चुका था। तो मेन टैक्स का ऑब्जेक्टिव भी किसी भी स्टेट के लिए ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट उसको बेहतरीन तरीके से इकट्ठा करे, उसको इतने खुश आइन तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे लगाए कि जिस जगहों पे वाकई मेरिट वाइज ज़रूरत है वहाँ पे इसका सही इस्तेमाल हो सके। अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली हैं टैक्सेस पे और सारे मामला। हमारा जो मेन आज का टॉपिक है, हम दोबारा उसी पे आते हैं। सोलर इंडस्ट्री के जो अभी हमारा एक क्रंच पीरियड चल रहा है, आपको क्या लगता है इसके क्या मुहर्रकात है? मेरा जो इसमें एनालिसिस है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तो एक्सेस सप्लाई हुई है। एक्सेस सप्लाई जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की वजह से हुई है। उन्होंने अपने एक दो सप्लायर्स पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने नए पार्टनर्स डेवलप किए जो इस इंडस्ट्री के नहीं थे, इंडस्ट्री के डायनामिक्स को नहीं समझते थे, उनको भी ऑनबोर्ड कर लिया। तीसरी बड़ी चीज़ फाइनेंशियल ऑप्शंस, लोगों को क्रेडिट पे बहुत सारा माल दिया गया, जिसकी इंडस्ट्री नहीं भी थी उसने देखा कि यार उसका मुंह लाल है, मैं अपना भी फ़ौरन कर लूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक तो सप्लाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में आ गए, जिन लोगों का ये बिजनेस नहीं था वो भी इस इंडस्ट्री में आए, जिस वजह से इस वक्त एक क्रंच पीरियड से हम गुजरे। आपका क्या टेक है? मेरे हिसाब से सर इस इंडस्ट्री के अंदर है ना कुछ एंट्री बैरियर्स होने चाहिए थे। यहाँ पे जो कि बैरियर्स थे नहीं, सब के सब जिसका जो पैसा था, जिस मर्जी फील्ड से ताल्लुक़ था, वो खामोशी के साथ इस फील्ड में घुसा, उसने पैनल इंपोर्ट किए, फिनिश आइटम सी आराम से उसको बेचा। चूँकि 1.5-2-3 साल पहले देखें तो एक अच्छा मार्केट में वैक्यूम था, लोगों को पैनल्स चाहिए थे, यहाँ पर जो मंगवाने वाले थे वो थोड़े थे, तो जिसके पास पैसा था, जिसके पास लिमिट्स अप्रूव थी, वो मंगवाता गया और फिर उसके बाद अच्छी दिहाड़ियाँ लगाता रहा। तो जब तक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतनी ओपन ऑप्शंस रहेंगी तो वो तबाही होगी। तो मिसाल के तौर पर वो बंदे जो इस कारोबार करने की सलाहियत नहीं भी रखते थे, एक टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है ये, और इसमें कम से कम उन चीज़ों का उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए था कि अगर मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पैरामीटर्स क्या हैं। लोगों ने बगैर पैरामीटर्स का ख्याल रखते हैं एंट्री करने के बाद अच्छा पैसा कमाया और वो खुद समेट के और ख़ुद निकल गए। तो बात यह है कि अगर आप इंडस्ट्री के साथ और ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे तो फिर तबाही होगी इंडस्ट्री के लिए। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर एंट्री बैरियर हो, और ये जिस तरह से चाइनीज़ भी अन्य वाह आपके यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए भी एक कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो। अब वो ऐसे नहीं कि हर बंदे को कस्टमर बनाएं, माल बेचें और निकल जाएं। उनको पहले स्टेट से इजाज़त के बाद अपने आप को इनरोल करना चाहिए यहाँ पर, कि आप जब तक यहाँ पर पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड एक एसोसिएशन या कोई ऐसी एसोसिएशन जिसके तहत आप एक वेंडर रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब ये भी देखने में बहुत आया है कि बहुत से लोग वन टाइम माल बेचते हैं और वापस निकल जाते हैं, बाद में उस माल का मसला आता है और फिर ना चाइनीज़ होता है ना पीछे फैक्ट्री होती है। तो कम से कम कोई एक एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन काम कर रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी ऐसी एसोसिएशन के साथ उन तमाम चाइनीज़ को कमिट करें और उनको रजिस्टर्ड कराएं कि आप पहले एक एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हो, जब तक आप नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकते। तब फिर लोगों का एतमाद हो कि हाँ यार ये जो वेंडर है या सप्लायर है वो ठीक है, इनसे जनरली माल लिया जा सकता है। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में, ओपन हुई हैं, उन्होंने बिजनेस किया है, उसके बाद अपना माल शाल बेचा, उन्होंने ख़त्म।
बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज आई ये तो हमारे दिन देखते हैं ना कि कोई बैटरी वाला आ रहा है, कोई इन्वर्टर वाला आ रहा है, अपना माल लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे दुकानदार हैं वो बेचारे झांसी में भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम आफ्टर सेल अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, हम अपना ऑफिस बना रहे हैं, अपना सामान बेचते हैं सस्ते दाम और निकल जाते हैं। होता क्या है, वो फिर ये होता है कि रिटेलर फंसता है और स्टॉकिस्ट फंसता है जो वो उनसे बाय कर लेता है। हमारी आइटम में भी ना, अब मतलब मेरी जो आपकी तो बल्कि स्पेसिफिकली जो है एसेसरीज है, तो इसमें तो बड़ी फेक आइटम आती है, प्रिंटेड आइटम आती है। स्मॉल आइटम हमारी एक ही सेम लुक वाली आइटम में 3 से 4 किस्म के आइटम्स हैं। कुछ मतलब मैं अगर MC4 की बात करूँ, PPO मटेरियल है, PC मटेरियल है, PVC मटेरियल है, फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी आइटम्स हैं। ABS का भी MC4 है, डिफरेंट MC4 है। तो एक MC4 सिर्फ और सिर्फ लुक वाइज सेम है, वो 50 रुपये का है। वही सेम लुक वाइज है वो MC4 130 रुपये पर पेयर है। बहुत डिफरेंस है, कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस है। एंट्री बैरियर्स के साथ साथ चाइनीज़ के भी जो है ना वो थोड़ी सी रुकावटी सेंस में होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। अगर हमने चाइना का वीज़ा लेना हो, सबसे पहले हमें कहा जाता है जी आपके अगर 3 चक्कर नहीं लगे, 3 विजिट्स अगर चाइना में नहीं हुए, तो सबसे पहले आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं। अच्छा, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट खाली बनवाना मुश्किल नहीं है, फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के दफ्तर से अटेस्ट करवाएं। अभी चेंज हो गया, पोस्टल का स्कीम शुरू कर दी। और एक और तरीका का, अगर आपने वो जो स्मार्ट ट्रैक आप कह लें या फास्ट ट्रैक कह लें, उसके थ्रू जाना है और उसके अच्छे भले पैसे हैं, तो ये बड़े अनएथिकल चीज़ें हैं कि आपने एक मुल्क में जाना है और आप पैसा भी उनके ऊपर खर्च करेंगे, आपने इंपोर्ट भी करना है, उनके अच्छे भले SOPs हैं जो आप फॉलो करके जा रहे हैं, आपको उनको अपने मुल्क बुलाने के लिए कोई SOPs ही नहीं है। तो देखिए इसमें कमजोरी भी तो हमारी है ना, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे, और हम मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं। बोले तो ये नजर एक चाइनीज़ जो है ना, एक चाइनीज़ फैक्ट्री जो है ना, वो 10 से 15 किस्म की प्रोडक्ट बना रही है मेरी फील्ड के अंदर। वो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है ना 50 से 60 आइटम जो बाहर से आउटसोर्स करती है अपनी दूसरी फैक्ट्री से, उठाती है, अपना OEM लगाती है, पाकिस्तान में भेज देती है, और क्वालिटी का भी कोई ख्याल नहीं करते वो, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान में डैमेज जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान से चाइना में वापस भेजना इतना आसान नहीं है। वारंटियाँ पाकिस्तान में खुद ही बैठ देनी पड़ती हैं। जो बंदे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं होलसेल में, वो खुद ही अपने से वारंटियाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चाइनीज़ इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे बैक से। जो ब्रांड पाकिस्तान में रन हो रहे हैं ना, जो लोकल ब्रांड है जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं या ताइवान से करते हैं, वो अपने आप से जो है ना वो वारंटियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना से जो है ना चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा लोग उनके चाइनीज़ के साथ खपना पड़ता है, क्योंकि वो चाइनीज़ भी बहुत दो नंबरी कर देते हैं। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे होते हैं, तो LC के ज़रिए सारी पेमेंट जारी होती है। अब जो है ना माल आ गया पाकिस्तान में, LC के ज़रिए पेमेंट चलेगी, जो ही उनके पास पेमेंट चले जाती है उसके बाद उनसे जो है ना आफ्टर सेल की सारी गेम हमारे ऊपर आ जाती है सारी के साथ। तो ये चीज़ को भी देखना पड़ता है। फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं चाइना के अंदर उनको विज़िट करना पड़ता है, और अच्छी जो क्वालिटी वाली हुई चीज़ है वो यहाँ पे सर्व करनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो फेक 2 नंबर माल ले आते हैं, दिखने में सेम है, यहाँ पे रेट नीचे आ जाते हैं, लोग वो सस्ते माल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो ना बाद में शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, आग भी लगती है, चीज़ें ब्लास्ट भी हो रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, मार्केट में चल भी रहा है। पाकिस्तान में हर किस्म का काम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे कोई मतलब प्रॉपर SOPs नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी वाली चीज़ ही डिक्लेयर होकर पाकिस्तान में आनी है। यहाँ पे हर चीज़ क्लियर हो जाती है कस्टम से। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये हमारी इंडस्ट्री की हकीकत है। यहाँ पर हर बंदा जो है ना वो प्राइस कॉन्शियस है, वो कहता है मुझे किसी ना किसी तरह प्रोडक्ट सस्ती मिल जाए। आफ्टर सेल्स का किसी को कोई ख्याल नहीं। मेरे ख्याल में आफ्टर सेल्स की जो है वो बात आपसे करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर सेल्स का आपका नेटवर्क मैंने देखा है, उस चीज़ की तो एटलीस्ट मैं भी श्योरिटी दे सकता हूँ कि आफ्टर सेल्स आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं कि जी या तो इसको ठीक कर दें या हमें इसको ऑल्टरनेटिव बता दें। सोलर मैक्स का जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं ना, हमने कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट चाइनीज़ ब्रांड से नहीं बेची। हमारा अपना OEM सोलर मैक्स ब्रांड है, और इसको इस थीम के साथ कारोबार शुरू करने का मकसद यही था कि हम अपने बेबी को पैदा करने के बाद उसकी ग्रो करें, और आफ्टर सम टाइम्स उसकी इतनी ग्रोथ हो कि उसकी छाँव के नीचे आप एक इस्तेफादा ले सकें और मीठे फल खा सकें। तो हमारा 30 से ज़्यादा शहरों में पाकिस्तान के सर्विसेज सेंटर हैं, जिसका मेन कंसर्न ही अपनी जो बेची हुई प्रोडक्ट है उसको बेहतरीन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। हमारी मुख्तलिफ आइटम्स वाइज प्रोडक्ट की वारंटी, और जिसमें 2 साल है IP21 की और 6 ईयर्स की IP65 प्रोडक्ट की वारंटी है। लाइफ टाइम सर्विसेज फ्री हैं। अगर इन केस किसी भी शहर के अंदर किसी भी डीलर से आप अगर चीज़ खरीदते हैं और प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाएँ,
तो वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी तरीके से जो हमारे गिवन से SOPs हैं उसके मुताबिक हमारी टीम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें हम बैठे हैं, इस करंट सिनेरियो में आप दोनों से मैं एक सवाल करूंगा कि अगर आपने घर में अपना सिस्टम लगवाना हो तो कौन सा लगवाएंगे और क्यों, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड? इस वक्त अगर आप मोमेंटम देखें लोगों का तो हाइब्रिड की तरफ डाइवर्जन ज़्यादा है। उसकी रीज़न गवर्नमेंट का नेट मीटरिंग को चूँकि डिस्करेज करना, फिर ऑन ग्रिड अगर जैसे ही सपोज गवर्नमेंट आपके नेट मीटरिंग को ख़त्म कर देती है इस मुल्क से, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि आप सवाए हाइब्रिड के कोई और यूज़ कर सकें। हाइब्रिड में भी ऑप्शन अब चूँकि पहले ट्यूबुलर बैटरीज या लिथियम आयन से पहले ड्राई बैटरीज जिसको मेंटेनेंस फ्री बैटरीज कहा जाता है वो ट्रेंडिंग में थी, लेकिन अब लिथियम आयन की प्राइसेस डे बाय डे इतनी डिक्लाइनिंग एंड पे आ चुकी हैं कि लोग उन बैटरीज को रिप्लेसमेंट में इसकी तरफ जाएंगे। और इसकी सबसे जो अच्छी खास बात वो एक्सटेंडेड वारंटीज़ हैं, 5 ईयर्स तक रिप्लेसमेंट वारंटीज़ की मुख्तलिफ बैटरीज अवेलेबल हैं। हमारी सोलर मैक्स की भी 5 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है इसमें, और हमारी एक्सटेंडेड वारंटीज़ भी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक अच्छी बैटरी जिसके 6000 साइकिल्स हैं और दिन के अंदर अगर एक बैटरी एक साइकिल ड्रॉप करती है तो उसकी अगर आप लाइफ निकालें तो वो तकरीबन 15 से 16 साल तक लाइफ होती है जिसके 6000 साइकिल हैं। यानी साल के अंदर अगर 365 दिन है तो 365 को 6000 पे डिवाइड करो तो नंबर ऑफ ईयर्स उसकी एक्सटेंडेड लाइफ निकल आती है आपको। तो 5 साल का मतलब सिर्फ 5 साल उसकी वारंटी नहीं है, वो सिर्फ गिवन वारंटी है। उसके बाद डिज़ाइन लाइफ उसकी 12 से 16 साल तक है। तो और बैटरी सिर्फ इन 2-3 चीज़ों के ऊपर मैटर नहीं करती, ये भी देखा जाता है कि बैटरी जिस जगह पे लगाई है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है, इन्वर्टर के अंदर जो इसका चार्जर है वो कितनी कैपेसिटी से उसको चार्जिंग दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंक्लूसिव एविडेंस होती हैं बैटरी की लाइफ और उसकी डिज़ाइन लाइफ के लिए। आपके बारे में सेम यही बस तो जी 20 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लिथियम बैटरी बावड़ा का ब्रेकर बंद, 30 के 30 दिन बावड़ा का ब्रेकर बंद, बिल ही नहीं देना सिरे से। अब एक्चुअली आवाम जो है ना वो चाह भी सिर्फ यही रही है कि ना सिर्फ वापडा डिसकंटिन्यू की जाए, नेट मीटिंग सपोज बंद भी हो जाती है, वापडा को करें बाय बाय और आप दिन के टाइम सोलर से चलाएं और शाम के टाइम अपनी ही लिथियम आयन बैंक के थ्रू आप लिथियम बैटरी इतनी सस्ती हो गई है, 20 किलोवाट का सिस्टम लगाओ, 4 बैंक लगाओ लिथियम के, सोलर पैनल लगाओ, इन्वर्टर लगाओ, 2 इन्वर्टर लगा लो हाइब्रिड 10-10 किलोवाट के IP65, इतने सस्ते हो गए। आप ये समझ लें सलमान भाई कि ये ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसकी अगर आप ROI निकालें ना तो 3 से 5 साल के अंदर आपके पैसे पूरे हैं। अब आप ये देखें कि जो आप दोनों की इस गुफ्तगू से मैंने एनालाइज किया है कि इस वक्त आप लोग जो है ना लेस्को को तो बहुत ही बुरे लग रहे होंगे क्योंकि आपकी तरफ से ना तो उनको रेवेन्यू जा रहा है और ना उनको कोई सरप्लस एनर्जी जा रही है। आप लोग बात कर रहे हैं कम्प्लीटली एक ऑफ ग्रिड सिस्टम की कि अपनी बिजली बनाएं, बैटरी में स्टोर करें और रात को वो इस्तेमाल कर लें। तो जो नेट मीटरिंग पॉलिसी थी, आपने ये जो बात की ना कि लेस्को को हम बुरे लग रहे होंगे, बस लेस्को भी ये सोच ले कि जब वो नेट मीटिंग बंद करने की बात करती तो वो हमें कैसी लगती है। देखिए नेट मीटिंग से जिन लोगों ने पैसे बनाने थे ना वो बना लिए, मतलब लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए, बिल माइनस में गए लोगों के। अब वो भी बड़े मसले मिसाल क्रिएट कर रहे हैं, रीडिंग नहीं ले रहे, कभी कोई मसला है, कभी जो ना फॉल्स रीडिंग बड़ी कॉमन है, नोटिस भेज रहे हैं, कभी जो ना उनका जब मसला मसाइल आता है जून जुलाई का राउंड बोर्ड तब वो तो रीडिंग ही नहीं कवर करते हैं ना अगर आपके बिल में, तो वो भी प्रॉब्लम है। लोग नेट मीटिंग वाले जो बंदे हैं उनको मैसेज करे जाते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम आ गई, वो कहते हैं अगले महीने आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, और वो होता नहीं है। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो अब पहले था लिथियम की प्राइस बहुत ज़्यादा, अब जनाब लिथियम बैटरी 2 लाख रुपए पे आई हुई है, IP65 इन्वर्टर 225 पे आया हुआ है, तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है। तो आप जो ना कंप्लीट मेरे ख्याल से एक नाल का घर जो ना वो 20 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, हाइब्रिड सिस्टम, लिथियम बैटरीज लगाएं, वाटर का ब्रेकर करें बंद और जो ना अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, होम ऑटोमेशन के ऊपर सारा कुछ ले जाएं और जो ना रिलायबल की प्रोडक्ट रेडी है, सारा कुछ होम ऑटोमेशन में भी हर चीज़ में भी। इन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर रिलायबल की मार्केटिंग भी कर दी है कि रिलायबल की प्रोडक्ट रेडी है। अच्छा, मैं फाइनल कंक्लूजन्स पे अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह से कंपटीशन टफ होता जा रहा है, इसी तरह से जो मौसमी जो है खिलाड़ी थे वो भी इस इंडस्ट्री को एग्जिट लेने जा रहे हैं। आप लोगों ने कोशिशें करनी है कि इस सिनेरियो में जो भी डिस्काउंट डील्स प्रमोशंस लग रही होंगी, ब्रांड एटलीस्ट वो चूज़ करें जिस ब्रांड ने टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया हुआ है, जिस ब्रांड की वारंटी आफ्टर सेल्स और गारंटीज़ आपको ज़बान ज़दे आम हो, हर बंदा उनको एक्नॉलेज करता हो। मेरे ख्याल में मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप जिस भी अगर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जिस कंपनी का इन्वर्टर उसी की बैटरी, ताकि वन विंडो सोल्यूशन आपको मिले, एक बैटरी वाला इन्वर्टर पे ना डाल सके,
इन्वर्टर वाला बैटरी करंट डाल सके। सिमिलरली पैनल्स की बात अगर हम करें तो पैनल्स इस वक्त जितनी प्राइस में हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे सस्ता हमें लोकली यहाँ से मिल जाता है पैनल। बाइंग के लिए मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में बेहतरीन टाइम ये वाला है। इंपोर्ट के हवाले से जो है मेरे ख्याल से ज़फ़र साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हम पैनल्स और इन्वर्टर्स की इंपोर्ट को देखते हैं तो सारे सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि मार्केट से भी लोकली बाई करना फिजिबल है या अगले नियर फ्यूचर में चाइना में प्राइसेस भी रिड्यूस होने जा रही हैं? सर चाइना में तो पहले ही बड़े निचले लेवल थी प्राइसेस थी, लेकिन अब जो है चाइना ने जो रिबेट पैनल की मद में दे रहे थे वो ख़त्म कर दिया। अच्छा। आने वाले वक्त के अंदर 3, 4, 6 माह के अंदर आप देखिएगा पैनल की प्राइसेस अप जाएंगी, वो नीचे नहीं होंगी, क्योंकि जो पहले बेचकर चाइनीज़ अपना रिबेट इंजॉय कर रहे थे वो मार्जिन बड़ा रीजनेबल रख रहे थे। अब वो मजबूर हो जाएंगे अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस पूरे करने के लिए एक अच्छा मार्जिन रखें और फिर वो जब मार्जिन रखेंगे तो अल्टीमेटली प्राइस ऊपर जाएगी। अभी जो मार्केट में सिनेरियो है प्राइस के डाउन जाने का वो सबसे बड़ा यही है कि एक्सेसिव सप्लाई। तो जो जिन बंदों ने इंपोर्ट किया हुआ है वो मजबूर है इस टाइम पेमेंट बाइट सप्लायरों को करने की, जिन्होंने डीए के थ्रू या मुस्लिम टाइम्स के थ्रू डीए 30, 60 या 90 डेज पे, तो उन्होंने जो पेमेंट्स भिजवानी है वो अब ये नहीं देख रहे कि यार 1 रुपया मार्जिन है या 1 रुपया नुकसान है या 2 रुपये नुकसान है। इवन के कुछ लोग तो नुकसानात करके अपने और जितने का आया उससे भी 2-3 रुपये करके और वो कहते हैं जी पैसा कलेक्ट करो और बाहर भिजवाओ अपनी जो भी उनकी लाइबिलिटी थी वो पूरा करने के लिए। तो आने वाले वक्तों के अंदर प्राइसेस पैनल की तो अब जाएंगी, लेकिन अभी अगर पैनल की जो इंपोर्ट है उसको ना रोका गया तो आने वाले सीज़न के अंदर भी ये सब इंडस्ट्री के लिए तबाही होगी। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अगर इंपोर्टर ज़रात अगर आपको लग रहा है कि वैक्यूम है मार्केट में, आपको लगता है कि डिमांड इतनी है कि आपको मज़ीद मंगवाना चाहिए तो फिर मंगवाए, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल, मेरे एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि वो 3 से 4 माह तक आपको कम से कम कोई इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए इसकी, ताकि मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो और जो पड़ा है कम से कम वो तो बिके अगले सीजन तक। आपको क्या लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में एसेसरीज मार्केट में कितना अभी वॉल्यूम है, कितना रेंज है, लोगों के पास एक्सेसिव सप्लाईज हैं या अभी भी इंपोर्ट करना फिजिबल है? मुझे ये नहीं लगता कि अभी और इंपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मामला नहीं है। जो ही सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स बिकने लगेंगे हमारी एक्सेसरीज ऑटोमेटिकली बिकेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर सबसे ऊपर, हम सबसे ज़्यादा बेचेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि मार्केट सारी की सारी स्लो है, जो ही थोड़ी सी मार्केट रनिंग पोजीशन में आएगी चलेगी सारा कुछ। एक्सेसिव सप्लाई एक्सेसरीज के अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल ही है मामला। लेकिन हमारा मामला जो है ना 2 नंबर लोगों से है कि अगर लोकल प्रिंट हो रहा है मामला, यहाँ पे माल प्रिंट हो रहा है या 2 नंबर माल बिक रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मिस्री शाह में तैयार हो रहा है, लोग इधर ही पाकिस्तान में ठप्पे लगाए जा रहे हैं हर चीज़ के और प्रिंट करे जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड अगर ओरिजिनल माल पड़ा हुआ है तो वो ओरिजिनल माल जो ना बिक जाता है, अगर बुरे हालात भी हैं तो फिर भी बिक जाता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे हालात हो, हर तरफ से इकॉनमी स्टेबल हो, डिमांड अच्छी ज़्यादा हो मार्केट के अंदर, दैन तो फिर तो माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। चले आज इसी नोट पे हम अपना जो पॉडकास्ट है इसको ख़त्म करते हैं। मैं अपने दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आए, इन्होंने हमें आज बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आपको भी इनलाइट किया, मेरी भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। एंडिंग नोट पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मार्केट जो हमारी सोलर इंडस्ट्री में उसमें हमने बहुत नशे व फराज देखे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स थे जब हमने बिज़नेस शुरू किया, बहुत अच्छे टाइम्स आए, बहुत लोगों ने इंजॉय किया सोलर सिस्टम्स को। ये सोलर एक नेमत है जो आपको फ्री एनर्जी जो है बना कर देता है, फ्री एज इन के आपके पास जो सोर्स है सनलाइट वो फ्री है, आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी जो इन्वेस्टमेंट का लाइफ स्पैन है दैट गोज़ अप टू 25 से 30 ईयर्स। चंद लाखों में आपको पड़ने वाला सोलर सिस्टम अपने लाइफ स्पैन के अंदर करोड़ों रुपए तक की बिजली बना सकता है। अगर किसी को ROI की कैलकुलेशन करनी है तो ये सिर्फ 1 महीने की सेविंग्स देख लें कि आपका सोलर सिस्टम 1 महीने में कितनी बिजली बनाता है और अपने पैनल की लाइफ स्पैन को उसको मल्टीप्लाई कर लें और इन्वर्टर की लाइफ स्पैन को मल्टीप्लाई कर लें। आपके सामने जो फिगर्स आएंगे वो हैरानकुन होंगे। चंद लाख का सोलर सिस्टम आपको करोड़ों रुपए की बिजली बता कर दे रहा होगा और ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रहे, इसीलिए हम आपके साथ ये सारी बातें जो है वो कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ, नई इनोवेशंस के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।